नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको पता ही है। हल्की हल्की सर्दी होने लगी है, लेकिन पढ़ाई का माहौल भी अब इस सर्दी के साथ आ जाता है। क्योंकि आराम से कमरे बंद करो, ठीक है, कंबल का सहारा लो और पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कंबल के सहारे जो है आप पता चले कि जो है आप शयन मुद्रा में चले गए, ऐसा ना हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या था, बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, लाइट नहीं है, ये समस्या है, वो समस्या है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये मौसम ऐसा मौसम है कि ना तो गर्मी है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ मौसम है। अभी आप आराम से पढ़ सकते हैं। जनवरी वगैरह में थोड़ी ज़्यादा सर्दी होती है, तब दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के आप कहीं पर भी कमरे में बंद होकर के या कहीं भी ऐसे जो है बंद स्थान पर आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका स्टडी रूम हो या कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी जो है हो सकता है दिसंबर में या फिर जनवरी में आपकी आए, ठीक है, समीक्षा अधिकारी की। और पदों की संख्या ठीक ठाक होगी, सुनने में ऐसा आ रहा है। अभी कुछ अध्याचन लोक सेवा आयोग को जा चुके हैं और कुछ और जाने वाले हैं, इसलिए ठीक है। चूंकि भी सचिवालय में प्रमोशन हुए थे हाल ही में, तो काफ़ी पद रिक्त हुए हैं समीक्षा अधिकारी के और सहायक समीक्षा अधिकारी के भी, क्योंकि सारे प्रमोशन हुए थे अभी। तो वो पद भी जाने वाले हैं अध्याचन के लिए। तो इसलिए लोक सेवा आयोग अभी वेट कर रहा कि काफ़ी बल्क मात्रा में पद इकट्ठे हो जाएं, इसके बाद अध्याचन को निकाला विज्ञापन को निकाला जाए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इस दौरान क्या करना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखना है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियोज भी कम देखते हैं, इसका मतलब कि आप पढ़ाई भी कहीं ना कहीं कम कर रहे होंगे, नहीं शिथिल पड़े हुए हैं आप। क्योंकि आपको लगता है कोई वैकेंसी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो क्या करें, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि वैकेंसी तो 100% आनी आनी है। पीसीएस की भी, समीक्षा अधिकारी की भी और खंड शिक्षा अधिकारी की भी, तीनों वैकेंसी लोक सेवा आयोग से आनी है। लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन आनी तो आनी है। क्योंकि वैकेंसी लोक सेवा आयोग गायब तो कर नहीं देगा, उसे तो निकालना ही पड़ेगा ना विज्ञापन। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी आप लोग करते रहिए। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री कम मेंस अभी से लेकर के चलें। पत्र लेखन वगैरह आप लोग पढ़ते रहें, निबंध है, शब्दावली याद करते रहें, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं प्री कम मेंस के, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नंबर दिया गया होगा, ये है 6393350769। इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल करके। प्री और मेंस दोनों बैच चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आरओ के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए और पीसीएस के लिए भी, ठीक है। तो आप लोग जीएस के, हिंदी के, करंट अफेयर्स के या पत्र लेखन के, मेंस के आप लोग नोट्स ले सकते हैं। उनको पढ़िए, तैयारी करिए। पूरा पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेगा। वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर ही दिए जाते हैं, जो सभी के लिए होते हैं। नोट्स आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, ग्रुप में आपको ऐड होना होगा, ठीक है। उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के आपको ऐड होना है ग्रुप में, और तब आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डीपी एडुकेयर के नाम से है टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डेली दिए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, सोल्यूशन भी होता है। तो वो आप लोग करंट पढ़ते रहेंगे। बाकी यहाँ पर बैच में करंट आपको दिया ही जा रहा है। साथ ही बहुत सारी क्वेरीज आ रही है टेस्ट सीरीज के लिए। तो टेस्ट सीरीज इस बार बहुत ही हमारी दमदार होगी। मतलब पहले तो हम सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपको देंगे, फिर कंबाइंड होगी। इस तरह से जो है पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी और बीओ के लिए भी, ठीक। लेकिन वो नोटिफिकेशन आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, तभी आपको ये सीरीज मिलेगी। अभी आप लोग अध्ययन करिए, पढ़िए, तैयारी करिए, और जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तैयारी आपकी हो जाएगी, इसके बाद ही टेस्ट सीरीज हल करने में मजा आता है। क्योंकि बिना पढ़े सीरीज हल करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन होता है। प्रश्न गलत होगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक। इसलिए पहले अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, इसके बाद जो है आप पढ़िए, वो सीरीज हल करिए। आज का हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का है, नोबेल पुरस्कार 2022, ठीक है। हर साल ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, तो उनके सम्मान में, उनके नाम के जो है नाम पर रखा गया है इसको। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, और ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, ठीक है।
तो ये 6 कैटेगरीज हैं जहां पर ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि क्या है ये, कब इनकी स्थापना हुई और कैसे कैसे ये दिए जाते हैं, वो जानेंगे। करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 या 2 प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में रखे हुए मिल जाएंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये भी आपको हम साथ साथ बताते चलेंगे कि कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर? तो अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने जब ये अपने मतलब अंतिम अवस्था में थे तो उन्होंने एक वसीयतनामा लिखा था कि हमारी जो भी संपत्ति है, जो भी चीजें हमारी हैं, उसको जो है एक ट्रस्ट को दान कर दिया जाए और वहां से जो भी अर्निंग होगी उसके नाम पर एक पुरस्कार रखा जाए। ठीक है, तो उनका जो भी वसीयतनामा था उसके अनुसार एक ट्रस्ट को ये संस्था को ये सारा दान कर दिया गया और वहां से जो भी अर्निंग होती है उसी पैसे से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया हो, ऐसी कोई खोज की हो, ऐसा कोई कार्य किया हो, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के, चिकित्सा, मेडिकल, मतलब कुछ भी किसी भी क्षेत्र में, यानी इन 6 क्षेत्रों में कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो मानव के लिए काफी लाभकारी रहा हो, उपयोगी रहा हो, या मानव को उससे बहुत ज्यादा फायदे हुए हो, तो उन लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली बार ये पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। कब? 1901 में दिए गए थे और ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कितने में? जब मैंने बताया था ना, 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और वो 6 श्रेणी हैं, देखिए यहां पर देख लेते हैं। ये है पहली श्रेणी आपकी है भौतिकी में। ठीक है, भौतिकी में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, स्वीडन की एकेडमी है, उसके द्वारा दिए जाते हैं। दूसरा है रसायन का पुरस्कार, भी इसी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। फिजियोलॉजी या चिकित्सा, जिसको हम कहते हैं मेडिसिन का, ठीक है, या चिकित्सा का पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाता है फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो भौतिकी का और रसायन का तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और चिकित्सा का पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की जो नोबेल असेंबली है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका साहित्य का। जो साहित्य का है ये भी स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। जो शांति का पुरस्कार है ये नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न यहां पर अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रहे ये वाला। ठीक, क्योंकि सारे पुरस्कार आपको जो है कहां पर, स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन ये एकमात्र शांति का पुरस्कार है जो नॉर्वे में दिया जाता है। उसकी भी कहानी है, क्यों दिया जाता है वो भी आपको बताएंगे। और आपका है अर्थशास्त्र का पुरस्कार, ये स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित किया गया था और 1969 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा 1968 में ये पुरस्कार स्थापित किया गया और दिया गया कब? 1969 में पहली बार ये दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में कहां पर? स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन का एक शहर हो या उसकी राजधानी कहें स्टॉकहोम, तो वहां पर इसका जो है हर साल आयोजन होता है और उसी आयोजन में ये पुरस्कार आवंटित किए जाते हैं। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है, बल्कि है हर साल उसी दिन ओस्लो, नॉर्वे में, क्योंकि ये नॉर्वे द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये कहां पर दिया जाता है? ये नॉर्वे में दिया जाता है और उसी दिन दिया जाता है। यानी कि इधर स्वीडन में एक समारोह चल रहा होता है जहां पर 5 पुरस्कार दिए जाते हैं और सेम डेज पर और सेम टाइम पर क्या होता है कि ओस्लो, नॉर्वे में भी एक प्रोग्राम चल रहा होता है जहां पर शांति का पुरस्कार, पीस का पुरस्कार दिया जाता है। ये अंतर है। तो शांति वाले पुरस्कार से अक्सर प्रश्न बनता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहां से जो है पूछा जाएगा कि ये कहां दिया जाता है, तो आप सोचेंगे सारे तो स्वीडन दिए जाते हैं, तो हो सकता है ये भी दिया जाता हो, लेकिन नहीं, शांति का पुरस्कार जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है और नॉर्वे में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार, कुछ राशि भी दी जाती है। ठीक, यहाँ पर पैसे भी दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक होता है, एक डिप्लोमा होता है और इतनी 3 चीजें जो है दी जाती हैं जो भी विजेता होता है। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा विजेता है तो फिर क्या होता है कि वो
बराबर बराबर या जैसे भी मतलब जो संस्था है या जो स्वीडिश एकेडमी है वो जैसे निर्धारित कर दे, मान लो 2 लोग हैं तो हो सकता है आधा आधा बांट दे, 3 लोग हैं हो सकता है एक को आधा दे दे, एक और आधे में 2 को कर दे, या तीनों को बराबर बांट दे, जैसा वो आदेश करती है उसी हिसाब से। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है, ध्यान रहे, ठीक है। नहीं, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार न मिलने का ही रीजन है कि मरणोपरांत नोबेल, जबकि भारत रत्न पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है मरणोपरांत दिया जा सकता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे भी कि 3 से ज्यादा लोगों को एक साथ ये पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे टैगोर साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के लिए दिया गया था 1913 में। पीसीएस और आरओ में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि टैगोर साहब को साहित्य का पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, 1913, याद रखिएगा 1913 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये प्रश्न भी आया हुआ, मदर टेरेसा जी थी, शांति के लिए दिया गया 1979 में, ठीक है। तो ये भारतीय महिला, ठीक है, ये भारतीय हो गई, ये भारतीय महिला हो गई, 1979 में दिया गया था, और ये व्यक्ति हो गए जिनको 1913 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला पुरस्कार आता है चिकित्सा का पुरस्कार या मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का पुरस्कार किसको दिया गया है, ये आपका दिया गया है स्वंते पाबो। ये स्वीडन के आनुवंशिकीविद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। स्वंते पाबो को दिया गया है, क्यों दिया गया है, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए इनको दिया गया है, ठीक। यहां पर देखिए आपको क्या याद रखना है, एक तो वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, ठीक, दूसरा याद रखना कि ये किस देश के हैं, तो ये स्वीडन के हैं, और तीसरा आपको याद रखना है कि क्यों दिया गया। इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न आए हैं। तो वैज्ञानिक का नाम या जो भी व्यक्ति का नाम, कहाँ के हैं, वो किस देश के हैं, और उनको पुरस्कार क्यों दिया गया, उन्होंने ऐसी क्या खोज की है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको विलुप्त होमिनिन, मानव विकास के जीनोम भी याद रहेगा ना, 2-3 शब्द, तो आप जो है पकड़ लेंगे कि हाँ ये इस क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं कौन सा है, भौतिकी का पुरस्कार है। भौतिकी का ये 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं जॉन एफ क्लॉजर, अमेरिका के हैं, ठीक है। दूसरे हैं एलन एस्पेक्ट, फ्रांस के हैं। तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, तीनों अलग अलग देशों के हैं। यहां पर जो कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्न मिलान करने वाला भी दे दिया जाता है, ठीक है। 3 वैज्ञानिक लेंगे, अगले एक पहले सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम, सूची 2 में देश के नाम, और मिलान कीजिए, ठीक है। या जो भी मैच लिखा गया है वो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा, अब इसका कुछ आप या तो ट्रिक बना लीजिए या कुछ ऐसा कोडवर्ड अपने से बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो तीनों वैज्ञानिक के नाम पूरा भी ना याद हो, क्लॉजर, एस्पेक्ट, जिलंगर भी याद कर सकते हैं लास्ट का, ठीक है। एंटोन, एलन, जॉन, एलन या एंटोन भी याद कर सकते हैं, और इनका देश का कुछ नाम ऐसा ऐड कर लीजिए ताकि याद रहे। क्यों दिया गया है, उलझे हुए फोटोनों के प्रयोगों के लिए वेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए। बेसिकली आप क्वांटम सूचना विज्ञान याद रखिए कि जो भौतिकी का नोबेल दिया गया वो क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए, क्वांटम शब्द आ गया ना, आप पकड़ लेंगे उसको, ठीक है। उनके परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीक का रास्ता साफ कर दिया है, ठीक है। यानी कि क्वांटम पर आधारित जो भी सूचना है, जो भी तकनीकें, जो भी चीजें हैं, उन पर और शोध और खोज की जा सकेगी। तो उन्होंने बेसिकली क्वांटम सूचना विज्ञान पर काम किया है इन तीनों लोगों ने। तो क्वांटम शब्द पकड़ लेंगे आप तो आपको फिजिक्स का याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, हाँ, तो फिजिक्स के जो है, फिजिक्स के क्षेत्र में जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रहे वो 2 व्यक्ति हैं। एक है सर
चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको दिया गया था रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको दिया गया था सितारों की संरचना और विकास में शामिल भौतिक प्रक्रियाओं पर उनके काम के लिए 1983 में ये उनको पुरस्कार दिया गया था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस भारतीय भौतिकविद को ये पुरस्कार दिए गए हैं, तो दो लोग हैं, रमन साहब और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब, इनके लिए इनको दिया गया है ये पुरस्कार। अगला आपका रसायन विज्ञान का पुरस्कार है, 3 लोगों को दिया गया है। पहले आपके हैं कैरोलिन आर बर्टोजी, अमेरिका के हैं ये। तीसरे हैं के वेरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका के हैं। और तीसरे हैं मोर्टन मेडल, ये आपके हैं डेनमार्क के। ठीक है, ध्यान रहे के वेरी शार्पलेस को दूसरी बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है। पहली बार इनको सन 2001 में भी रसायन का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि के वेरी शार्पलेस को 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इससे पहले इनको पहली बार रसायन का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो वो 2001 में दिया गया, और अब ये दूसरी बार 2022 में भी इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, तो ये तीनों नाम और तीनों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। क्यों दिया गया इन तीनों लोगों को? क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्लिक केमिस्ट्री या फिर आप बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री को आप अगर याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जो है ये हमारे प्रश्न से संबंधित है और इसलिए दिया गया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया केमिस्ट्री का पुरस्कार। नेक्स्ट आपका है साहित्य का पुरस्कार। ठीक, साहित्य का दिया गया एनी एर्नोक्स को दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर साहित्य का, शांति का, अर्थशास्त्र का पूछा जाता, मतलब देखिए 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आपको याद तो सभी रखने हैं ना, चूंकि कोई भी पूछा जा सकता है। एनी एर्नोक्स फ्रांस के लेखक हैं ये। क्यों दिया गया? साहस और नैदानिक तीक्ष्णता, जिसके साथ वो है व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं के लिए दिया गया। मतलब ये इनका बेसिकली विषय है यहां से लेकर के और यहां तक। ठीक है, साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ में व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं के लिए दिया गया है। उनके लेखन का मुख्य भाग सामाजिक असमानता को लेकर रहा। ये जो लेखक है ये हमेशा सामाजिक असमानता, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी को लेकर के हमेशा ये लिखते रहे हैं, और यही इनके लिखने का विशेष क्षेत्र रहा है कि सामाजिक असमानता के बारे में ये ज़्यादा लिखते हैं। तो वही इनका है कि जो है जो भी समाज में समस्याएं हैं तो उनको लेकर के इनका जो लेख रहा है, तो उसके लिए इनको पुरस्कार ये दिया गया है, नोबेल पुरस्कार एनी एर्नोक्स को। अगला पुरस्कार आपका शांति का है। शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर 3 संस्थाओं को दिया गया। बेसिकली संस्थाओं का एक व्यक्ति है और 2 यहाँ पर संगठन है। ठीक है, तो हम तीनों को आपको बताएंगे और तीनों के बारे में बताएंगे कि ये क्या है। बेसिकली देखिए, पहले आपके हैं एलिस वाल्यात्स्की, ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं, मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। क्या नाम है? एलिस वाल्यात्स्की। इनको क्यों दिया गया है? इन्होंने 1980 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन मानवाधिकार के लिए प्रयास किया है। बेलारूस में भी लोकतंत्र नहीं है और ये उनका लगातार विरोध करते रहे हैं, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि बेलारूस में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, और ये जो लेखक है एलिस वाल्यात्स्की, ये हमेशा से इस चीज का विरोध करते रहे हैं, और ये इनका जो लेख है या जो लिखने का क्षेत्र है बेसिकली इसी को लेकर के है। तो 1980 से ही ये लोकतांत्रिक आंदोलन मानवाधिकार के लिए उन्होंने प्रयास किया कि जो है बेलारूस में भी, हमारे देश, उस देश में भी लोकतंत्र को लागू किया जाए, लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक तो इनको दिया गया है। दूसरे जो हैं वो एक संगठन है जिसका नाम है मेमोरियल। क्या नाम है? मेमोरियल संगठन है। ये रूसी मानवाधिकार संगठन है। बेसिकली जो यहाँ पर तीन को दिया गया है, एक व्यक्ति है, 2 संगठन है, वो सभी ने मानवाधिकार के क्षेत्र में ही कार्य किया है, इसलिए दिया गया है। मेमोरियल क्या है? एक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में
सोवियत संघ के दौरान हुई थी। जब सोवियत संघ उस समय हुआ करता था तब हुई थी। इसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें रखना है। जो उस समय साम्यवाद बहुत ज़्यादा था, जो साम्यवादी लोगों ने दमन किया था, तो उनकी जो मतलब पीड़ित लोग थे तो उनकी यादों को सहेज के रखना, ऐसा कुछ है। ठीक है। सोवियत विघटन के बाद यह संगठन रूस में मानवाधिकारों के लिए काम करता रहा है। फिर क्या हुआ, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का विघटन हो गया। ठीक है, रूस बन गया। तो फिर क्या हुआ, ये हमेशा जो संगठन मतलब रूस में भी मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाता रहा, प्रयास करता रहा है। इसीलिए रूस के संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 2-3 लाइन में आपने समझ लिया तो आपके थोड़ा दिमाग में याद रहेगा। बस मेमोरियल आपको याद रखना है। ये आपका रूस का मानवाधिकार संगठन है। और तीसरा इसमें है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, ये क्या है, ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन, यानी कि यूक्रेन का ये मानवाधिकार संगठन है, वो आपका था रूस का। ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। और इसकी स्थापना जो है 2007 में कहां पर हुई थी, यूक्रेन में ही हुई थी। ठीक है, शुरुआत से ही यह संगठन मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़ा रहा है। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया है, इसलिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये 2 संगठन है, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। यूक्रेन का है, वो आपका रूस का है, और एक व्यक्ति है। ठीक है, तो ये आपका हो गया शांति का पुरस्कार। और लास्ट आपका बचता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक, ये 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखिए आपको देश याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम याद रखने हैं, क्योंकि तीनों कहां के हैं, अमेरिका के अर्थशास्त्री तीनों हैं। नाम है वेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायवविगो। ठीक है, ये आपको एक एक कोई शब्द याद न कर लीजिए, बैन डगलस फिलिप ऐसे करके। ठीक है, या फिर बर्नानके डायमंडगो। ठीक है, जो भी आपको लगे। थोड़ी सर्दी हुई है, गला भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी क्लास ले रहे हैं क्योंकि आप लोग को पढ़ाना है। जानते हैं कि सर्दी का मौसम चल रहा है, हमको भी थोड़ा सा सर्दी लग गई थी। चलिए खैर, क्यों दिया गया है, वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारे समाज में सुधार करने के लिए। ठीक है, यानी जब वित्तीय संकट होता है तो उस दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारे समाज में सुधार आए। यानी कि वित्तीय संकट हो गया है तो इस दौरान अर्थव्यवस्था जो हमारी है या किसी भी देश की है अर्थव्यवस्था, तो उसमें बैंकों की क्या भूमिका होनी चाहिए जिससे कि हमारे समाज में सुधार हो सके। तो वित्तीय संकट है, पैसा है नहीं है। ठीक है, तो उस दौरान बैंक क्या कर सकते हैं, बैंकों की क्या भूमिका, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, क्या उनकी भूमिका हो सकती है। तो इसको लेकर के इन्होंने बताया है काफी कायदे से, इसलिए इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी संबंधित एक फैक्ट और है, भारतीय विजेता हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एक तो आपके हैं अमर्त्य सेन साहब, बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए। ठीक है, और 2019 में अभिजीत बनर्जी साहब को दिया गया था पुरस्कार, उनकी पत्नी एस्थर डफलो के साथ। ठीक है, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मिशेल क्रेमर, यानी कि जो 2019 का नोबेल पुरस्कार है, अभी रिसेंट की 2-3 साल पहले की बात है, चूंकि भारतीय हैं इसलिए बता दे रहे हैं। तो अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और मिशेल क्रेमर, इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इनकी पत्नी है एस्थर डफलो। ठीक है, क्यों दिया गया था, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक कार्य के लिए। ठीक है, यानी वैश्विक गरीबी को कैसे कम किया जाए, तो उन्होंने उस पर अपने कार्य किए थे, इसलिए दिया गया है। तो ये आपके हो गए जो है नोबेल पुरस्कार कंप्लीट। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई भी प्रश्न आएगा, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से नोबेल पुरस्कार को पढ़ा करता था, बड़े कायदे से ऐसी नोट्स बनाया करता था।
तो उसी वे में और उसी तरीके से मैंने आपको बता दिए कि इस तरह आप अगर पढ़ेंगे तो इस टॉपिक से आने वाला आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, या मैं कोशिश करूंगा इसकी PDF आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर दें, तो जो है आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।